नमस्कार। डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। जनादेश 2024 में हम राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्येक कड़ी में आपके साथ एक नई सीट को लेकर आते हैं और नई सीट के सियासी समीकरण, क्या गुणा भाग रहेंगे, क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे, क्या चुनौतियाँ रहेंगी उम्मीदवारों के सामने और क्या प्रश्न रहेंगे स्थानीय नागरिकों के सामने, इनको लेकर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे जनादेश 2024 की इस कड़ी में उदयपुर सीट को लेकर। राजस्थान में उदयपुर सीट एक रिजर्व सीट है एसटी कैंडिडेट के लिए। इसको लेकर हम बता दें कि राजस्थान में उदयपुर बहुत ही हॉट सीट रहती है। इसकी वजह यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य से सटी हुई सीमा पर यह सीट स्थित है। साथ ही यह सीट जो है ये पर्यटन की दृष्टि से भी देश विदेश में इसका बहुत बड़ा नाम है, इसलिए लोगों की निगाहें इस सीट पे हमेशा जमी रहती है। उदयपुर लोकसभा सीट की अगर चर्चा करें तो उदयपुर लोकसभा सीट 4 जिलों के विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनती है, जिनमें उदयपुर का स्वयं का क्षेत्र आता है। साथ ही एक नया जिला जो राजस्थान में अभी बना है सलूम्बर, उसका क्षेत्र इसमें आता है और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंदर आता है। इन 4 जिलों से मिलकर बनता है उदयपुर लोकसभा सीट। उदयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं क्षेत्र शामिल हैं। राजस्थान में फिलहाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की अगर स्थिति की बात करें तो आइए हमें इन स्लाइड के जरिए समझते हैं। गोगुंदा सीट की बात करें तो गोगुंदा में भाजपा के प्रतापलाल भील ने जीत दर्ज की है। झाड़ोल सीट की बात करें तो झाड़ोल में बाबूलाल खराड़ी ने भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। प्रदेश में अगर इस लोकसभा सीट की बात करें तो खैरवाड़ा एकमात्र सीट है जहां पे कांग्रेस के दयाराम परमार ने जीत दर्ज की थी। उदयपुर स्वयं सीट की बात करें तो उदयपुर में ताराचंद जैन ने जीत दर्ज की थी, जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे। उदयपुर ग्रामीण की बात करें तो उदयपुर ग्रामीण में फूल सिंह मीणा ने जीत दर्ज की थी, जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे। सलूम्बर सीट पे भी भाजपा ने जीत दर्ज की, यहाँ पे अमृतलाल मीणा ने चुनाव जीता था। धरियावाद सीट की बात करें तो धरियावाद में थावर चंद ने जीत दर्ज की थी, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार थे। और आसपुर सीट की बात करें तो आसपुर सीट पर उमेश मीणा, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। फिलहाल अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा में इस बार भाजपा ने डॉक्टर मन्नालाल रावत को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव इस बार भी बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ भारत आदिवासी पार्टी और क्षेत्रीय जो छोटी मोटी पार्टियाँ हैं वो मिलकर चुनाव को बहुत हद तक रोचक बनाने वाली हैं। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच कई झीलों से घिरा होने के कारण इस शहर को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक किले, महल, संग्रहालय और 30 त्योहार देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर खनिज संपदा की बात की जाए तो यहाँ काफी संख्या में मार्बल की खानें हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर सीट पर नजर डालें तो यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस लोकसभा में उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले का क्षेत्र आता है। यहाँ हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 5 सीटों पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे। इस लोकसभा चुनाव को देखें तो भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं। भाजपा ने यहां डॉक्टर मन्नालाल रावत को तो कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के डॉक्टर मन्नालाल रावत उदयपुर में जिला परिवहन अधिकारी रह चुके हैं। मेवाड़ का जो सबसे बड़ा अगर कोई प्रश्न है तो विरासत के साथ विकास के पथ को आगे बढ़ाना दिखता है और इसमें जो पर्यटन है वो सबसे बड़ा विषय है। स्थानीय स्तर पर रोजगार की बहुत संभावना है, वो अपने आप में विषय है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो जनजातियों के जो विषय हैं, जिसमें शिक्षा को लेकर, हुनर के साथ विकास को लेकर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय को लेकर, वो कई बार रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक अवसर पैदा करने को लेकर है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा उदयपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। मीणा पहली बार राजनीति में आए हैं। यहाँ की सारी समस्याओं को मेरे को जानकारी है, क्या विकास के पहलू होने चाहिए, क्या लोगों की समस्या है और किस तरह से उदयपुर को आगे ले जाया जा सके, इसके बारे में सारे इशूज मुझे पता है। लोकसभा सांसद का एक दायरा बड़ा होता है, बहुत सारे इशूज होते हैं जो भारत सरकार से संबंधित होते हैं।
जिन इशूज को हम टेकअप नहीं कर पाए उनको हम टेकअप करेंगे। अब उदयपुर लोकसभा सीट पर हुए पिछले चुनावों पर एक नजर डालें तो 2019 के चुनाव में भाजपा के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर मीणा को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था। वहीं इस सीट पर 1952 से अब तक 17 चुनाव हुए हैं। इनमें कांग्रेस 10, भाजपा 5 और अन्य दल 2 बार जीते हैं। उदयपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की स्थिति देखें तो यहां कुल 22,21,742 मतदाता हैं। इनमें 11,28,754 पुरुष, 10,92,969 महिलाएं और 19 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 2019 के चुनाव में यहां 69.66% मतदान हुआ था। इस चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। पूरे जिले में लगभग 350 से ज़्यादा जो संवेदनशील बूथ हैं उनके लिए अलग से पैरामिलिट्री फोर्स और साथ में सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग के थ्रू जो उन पर नज़र रखी जाएगी। और मेरा पूरा मानना है कि हम पूरे उदयपुर जिले में एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करेंगे। इस चुनाव में अगर जनता के मुद्दों की बात की जाए तो उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा अवैध खनन, झीलों पर अतिक्रमण, आदिवासी क्षेत्र का विकास और उन्हें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। मजदूर लोग जो है जो ज्यादातर आदिवासी बेल्ट से आते हैं, सरकार को चाहिए कि इनके लिए आने जाने के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं करे, इनके कार्ड बना दे, रोडवेज में इनको छूट दे और दूसरी जगह भी इनको छूट दे। हाईकोर्ट बेंच को लेकर के ये उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जोधपुर तक आदिवासी बेल्ट होने की वजह से लोग नहीं जा पाते हैं। इसकी घोषणा करें जिससे आमजन को और सभी को एक न्याय मिल सके। वेटलैंड सिटी घोषित होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वेटलैंड के जितने भी नियम हैं उनकी अनुपालना उदयपुर शहर में हो इसकी कोशिश करवानी चाहिए। कुंभलगढ़ के साथ एक सर्किट बनना चाहिए और जिस तरह से बात चल रही है कि आगे टाइगर रिजर्व भी आ रहा है कुंभलगढ़ में, तो उसी तरह ये कुंभलगढ़ के साथ इसको ज्वाइन करना चाहिए टूरिज्म में। उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उदयपुर में बाहर से, विदेशों से और इंडिया के डिफरेंट राज्यों से भी टूरिस्ट आते रहते हैं। और जनरली पीक सीज़न में उदयपुर में ट्रैफिक का बड़ा कंजेशन रहता है, तो शहर के लिए रोड नेटवर्क बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को सबसे बड़े तौर पे, सबसे प्रायोरिटी के तौर पे इसको सोल्व करनी ज़रूरी है, क्योंकि बिना बिजली के बिना उद्योग नहीं है। उदयपुर में द्वितीय चरण में लोकसभा चुनाव होने को जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मंदालाल रावत, जो पूर्व जिला परिवहन अधिकारी रहे हुए, और कांग्रेस से ताराचंद मीणा, जो पूर्व जिला कलेक्टर उदयपुर रहे हुए, इन दोनों को यहाँ से लोकसभा से प्रत्याशी चुना गया है। पंकज पालीवाल, दूरदर्शन न्यूज, उदयपुर। अभी आपने देखा उदयपुर लोकसभा सीट से लेकर जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप पुरोहित जी। संदीप जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, नमस्कार। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप दोनों वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संदीप जी, पहला सवाल उदयपुर लोकसभा सीट से आपसे ये बनता है कि इस बार क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, क्या चुनाव इस बार किस तरह से रोचक होने वाला है? देखिए, चुनाव बहुत रोचक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक तो दोनों प्रत्याशी बिल्कुल नए हैं। दोनों पार्टियों ने नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। दोनों ही प्रत्याशी जो है किसी विशेष राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, दोनों ही अफसर रहे हुए हैं और दोनों उदयपुर में पोस्टेड रहे हैं। ट्राइबल सीट है और दोनों ट्राइबल हैं ही, नेचुरली है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि एक बिल्कुल नया परिदृश्य खड़ा हो गया है चुनावों के अंदर। लेगेसी जिसे कहते हैं, ना बीजेपी के पास है इस चुनाव में कैंडिडेट के पास, और ना कांग्रेस के कैंडिडेट के पास है। जहाँ गिरजा व्यास, गुलाब कटारिया, मोहनलाल सुखाड़िया, इंदुबाला सुखाड़िया, शांति चपलोत जैसे दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, वो स्थिति अब नहीं है। आप ये कह सकते हैं दोनों ही पार्टी का कोई आइडियोलॉजी बेस्ड या कैडर बेस्ड कैंडिडेट यहाँ चुनावी मैदान में नहीं है। लेकिन चुनाव इसलिए रोमांचक है कि दोनों अधिकारी जब यहाँ मौजूद थे, पोस्टेड थे, तब से ही दोनों प्लानिंग में थे कि किसे चुनाव लड़ा जाएगा, और दोनों यहाँ लंबे समय से इसीलिए पोस्टेड रहे। और टिकट दोनों ने जब मांगा तो एक ऐसा नया समीकरण बन के आया कि क्या वाकई दो अफसर सामने
चुनाव लड़ेंगे और 2 अफसर चुनाव में मौजूद हैं इस वक्त यहाँ। तो पार्टी के कैडर कम काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत लोग इनके जो है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, विचारधारा भी कहीं ना कहीं पीछे छूट चुकी है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं गुलाब कटारिया और गिरजा व्यास के रिटायरमेंट के बाद ये नई लीडरशिप उभर रही है पूरे जिले के अंदर, एक नया माहौल है, एक नई चीज़ है। जी श्याम जी, क्या वजह रही कि इस बार दोनों पार्टियों ने राजनीतिक पृष्ठभूमि के अपने जो उम्मीदवार थे उनको ना चुन के एक प्रशासनिक अधिकारियों को इस चुनाव के लिए चुना है? देखिए योगेंद्र जी, जब स्थितियां परिवर्तित होती हैं कि गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बना के भेजा जाता है, उसके बाद भी उनकी दखल रहती है, रोजाना कभी न कभी आते रहते हैं। लेकिन एक ने ट्रांसपोर्ट एडिशनल कमिश्नर को चुना है, दूसरे ने कलेक्टर है ताराचंद मीणा को चुना है, तो दूसरे ने देखिएगा मन्नाराम रावत को चुना है। चुनाव निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियाँ ही लड़ती हैं, कैंडिडेट तो होता है, लेकिन कैंडिडेट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर उसने एरिया देखा है, लोगों से संपर्क है, तो निश्चित रूप से चुनाव अपने आप में अलग तरह का होगा। ये बात सही कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ने की बात की है, जो आदिवासी क्षेत्र है जिसको कि वो आज तो राष्ट्रपति भी हमारी आदिवासी क्षेत्र से आती हैं या बाकी के लोग भी जिस प्रकार से है, तो चुनाव बड़ा अच्छा रोचक होगा। निश्चित तौर पे 2009 में ये जनजाति की सीट बनी थी, इससे पहले तो सामान्य वर्ग का चुनाव लड़ता था। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए क्षेत्र, वो विकसित कैसे होगा, ये मैं मानता हूँ कि कलेक्टर रहा व्यक्ति किस प्रकार से क्या अगर करना होता तो वो पहले ही कर लेता, तो वो पहले नहीं कर पाया, तो फिर आप कलेक्टर होने के नाते अगर कांग्रेस चुनाव लड़ाती है तो गलत है। अगर एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नाते से अगर कोई चुनाव लड़ता तो अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहाँ पर देखिए वनवासी परिषद ने जो आदिवासी क्षेत्रों में काम किया है, उसका निश्चित रूप से परिणाम आगे देखने को मुझे मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर समस्याएं बहुत हैं, वहाँ का जो जंगल है, जो उत्पादित माल है, उसको मंडियों तक कैसे पहुँचाया जाए, कैसे उनको सीधा लाभ मिले, इस पर रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है। कैंडिडेट तो अब जो पार्टियों ने तय कर दिए वो तो कैंडिडेट तो वही रहने वाले, कैंडिडेट नए आने वाले नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोग जो सक्रिय रूप से वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो दिखेंगे। और देखिएगा कि दोनों ही पार्टियाँ, और इसमें भारत ट्राइबल पार्टी ने 2 विधायक जीता के भेजे हैं, उनकी भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसी स्थिति में केवल भाजपा और कांग्रेस ही नहीं, तीसरी पार्टी जो ट्राइबल पार्टी है वो किसको नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि 51,000 वोट लेकर के इससे पहले जो कैंडिडेट था निश्चित रूप से वो तो क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा था, 4 लाख से अधिक से अंतर से जीते थे, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार अगर टाइट चुनाव हुआ और ट्राइबल पार्टी ने अधिक जोर लगाने का प्रयास किया तो किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं है। जी संदीप जी, उदयपुर लोकसभा सीट है वो 4 जिलों से मिलकर बनती है, 4 जिलों के कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं तब जाके उदयपुर लोकसभा सीट बनती है। तो इस बार जो इस सीट में जैसा कि श्याम जी ने बताया कि भारत ट्राइबल पार्टी जो है उसके उम्मीदवार हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किस तरह से इस चुनाव में अपना जो हिस्सा है वो दिखाएंगी? देखिए, भारतीय आदिवासी पार्टी ने प्रकाश चंद जी को मैदान में उतार दिया है। प्रकाश जी मैदान में आ गए हैं तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि मुकाबला त्रिकोण हो जाए। अगर आप 8 विधानसभाओं की बात करेंगे तो 8 विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट है, 2 सीटें भारतीय आदिवासी पार्टी के पास है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर आप विधानसभा के हिसाब से चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बहुत भारी नजर आ रही है। तो भारतीय आदिवासी पार्टी के जो प्रकाश जी है वो कोशिश में इसमें है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, क्योंकि आदिवासियों का एक बड़ा वहाँ मतदाता वर्ग है, लेकिन तीनों ही उम्मीदवार आदिवासी हैं। इसलिए ये कहना कि खाली आदिवासियों पार्टी को आदिवासियों के वोट मिलेंगे बाकियों को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी कोशिश है कि उसको त्रिकोण बना दें। आदिवासियों के अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं हैं और अपने उनके मुद्दे उठते भी रहे हैं। लगातार उन पर बातचीत भी होती रही है कि किस तरीके से आदिवासियों का जनजीवन बेहतर सुधारा जाए। बहुत तरीके के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशंस में कई बार बाधाएँ भी आ रही है, लेकिन ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि स्थिति लगातार सुधरी है आदिवासी स्तर पर भी। लेकिन जब चुनाव हो जाता है तब रणनीति बिल्कुल दूसरी होती है, तब आप मुद्दे दूसरे हो जाते हैं। तो अभी जो आप महसूस करेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा जो वहाँ बना हुआ है वो वेटलैंड का मुद्दा है, हाई कोर्ट का मुद्दा है कि हाई कोर्ट की बेंच वहाँ शिफ्ट की जाए ताकि लोगों को आराम मिले, उदयपुर को वेटलैंड सिटी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर भी उठे हुए हैं। तो उन मुद्दों को साथ लेकर के तीनों प्रत्याशी हैं वो अलग अलग वादे भी कर रहे हैं, लेकिन वादों पर कितने खरे उतरेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो बाद में ही पता पड़ेगा चुनाव के नतीजों के बाद। जी जी श्याम सुंदर जी,
उदयपुर में इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को लेकर जो विवाद चल रहा है, ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया थे तो वो विधानसभा में इस मामले को उठाते थे कि वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बहुत चरमराया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिटी है जहाँ पर कि देखिए पर्यटक दृष्टि से बहुत पर्यटक आते हैं और हमको उसका लाभ भी मिलता है, लेकिन वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देख करके बड़ा विचलित होते थे। वो अपने ज़माने में कर नहीं पाए, गवर्नर होकर चले गए, लेकिन आज भी वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम कैसे सुधरे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे विकसित हो, इस पर विचार करके निर्णय करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में तो और ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के लोग आज भी तरसते हैं कि रोडवेज हमारे क्षेत्र तक आ जाए, वहाँ नहीं जा पा रही है। तो कैसे वहाँ के आदिवासियों को आम लोगों से जोड़ने के लिए कैसे सुधार किया जाए, इस पर निश्चित तौर पे कोई ना कोई योजना बन के उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। और कई बार देखिए कि मैं तो वहाँ देखता हूँ कि अस्पताल है, स्कूल है, ना टीचर है, ना नर्सिंग स्टाफ है, तो आखिर उन व्यक्तियों को क्या दोष है कि जो आदिवासी क्षेत्र में रहता है उसको वो सुविधाओं से वंचित रह पाता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बार बार बात आती है कि ट्राइबल क्षेत्र के लिए आरक्षण वाले लोग वहाँ पर रहें, 100% वो व्यक्ति काम करें, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हो पाना संभव नहीं हो पाया। इसलिए सरकार को जो भी पार्टी, जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आए, उसका दायित्व बनता है कि ट्राइबल लोगों के लिए जो कि एक प्लान बना हुआ है, TAD जो एक विभाग होता है जहाँ पर पैसा केंद्र सरकार का आता है। पहले डबल इंजन की सरकार थी नहीं, अब डबल इंजन की सरकार है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सामने लोगों को दिखाई देना चाहिए। और जनप्रतिनिधि देखिए जहाँ पर 5 अगर जनप्रतिनिधि BJP के हों और एक ही कांग्रेस का जीत के आया, ट्राइबल पार्टी के 2 जीत के आए, तो हाँ आप अपने क्षेत्र में अधिक काम करने की स्थिति में हैं, इसलिए आप ज़्यादा जीत के आए हो, उसका परिणाम आपके पक्ष में हो सकता है जिस प्रकार की स्थिति है। लेकिन आपको वचन तो देना पड़ेगा आदिवासियों को कि हम आपके क्षेत्र में अस्पताल है तो वहाँ डॉक्टर लाएंगे, नर्सिंग स्टाफ लाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर स्कूल है तो, और जो वहाँ का देखिए आदिवासियों के लिए जैसे वहाँ जो स्कूल बने हुए हैं जहाँ पर रह कर के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की स्थिति भी ठीक नहीं है, उसको भी सुधारे जाने की अत्यधिक ज़रूरत है। जी संदीप जी, उदयपुर सीट की अगर बात करें तो उदयपुर अपने आप में पर्यटन को लेकर एक बहुत बड़ा नाम रहता है। देश विदेश के बहुत सारे लोग हैं जो हर साल उदयपुर में आते हैं। तो इस दृष्टि से जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं वो पर्यटन की दिशा में क्या नया सोच लेके आएंगी आने वाले चुनाव के बाद में? देखिए, उदयपुर के लिए एक अलग स्पेशल टूरिज्म पॉलिसी बननी चाहिए। इसकी मांग लगातार लंबे समय से उठ रही है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं और आपके सामने लाना चाहूँगा योगेंद्र जी, कि सबसे ज़्यादा झीलें उदयपुर में हैं और झील विकास प्राधिकरण का कार्यालय जयपुर में है। तो लंबे समय से ये भी मांग उठ रही है कि झील विकास प्राधिकरण का कार्यालय वहाँ आए ताकि झीलों का संरक्षण और संवर्धन का काम और बेहतर ढंग से हो सके। तो अगर निश्चित तौर पर वो वहाँ आएगा तो और बेहतर काम होगा। तो टूरिज्म का सीधा सीधा वहाँ से जुड़ाव है झीलों से। झील और पहाड़, जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है हमारी, वो वहाँ उदयपुर में भी मौजूद है और उदयपुर में बहुत सारे पहाड़ भी हैं। तो एक तो पहाड़ों पर अतिक्रमण नहीं हो, अगर पहाड़ों पर अतिक्रमण हो गया तो निश्चित तौर पर पानी झीलों तक नहीं पहुँचेगा जी। तो पहाड़ों के अतिक्रमण रुकना चाहिए और झीलों के किनारे किनारे जो बन रहे होटल, उन पर भी लगाम होनी चाहिए कि हालांकि होटल बहुत ज़रूरी है पर्यटन के लिए, पर उन पर लगाम होनी चाहिए कि वे प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें। मतलब बैलेंसिंग स्थिति होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं रखा गया तो ये जो प्राकृतिक संपदा है हमारी, इसको बहुत नुकसान पहुँचेगा और निश्चित तौर पर उससे पर्यटन कम होगा। तो झील संरक्षित रहे, पहाड़ संरक्षित रहे। जैसे ट्रैफिक की बात है तो मैं देखता हूँ सैटरडे संडे को इतना ट्रैफिक उदयपुर आता है कि वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। तो उस व्यवस्था को भी आपको ठीक करना होगा। पर्यटन, होटल और सियासत तीनों को एक मिलकर के बैलेंसिंग फॉर्म में चलना होगा, तभी काम होगा। अगर एक तरफ भी पलड़ा भारी बच चुकेगा तो दिक्कत आएगी। तो ये उदयपुर को लेकर अलग से टूरिज्म पॉलिसी बननी चाहिए। लंबे समय से इसकी मांग हो रही है और उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस शहर का संरक्षण के लिए। जहाँ तक पानी का सवाल है, गुलाब चंद कटारिया लाए, पहले अभी देवास का प्रोजेक्ट लेके आए, उससे पहले मोहनलाल सुखाड़िया जी पानी के ऊपर बहुत काम किया उन्होंने भी। तो पानी का तो संरक्षण का काम हुआ है और काफ़ी हुआ है, लेकिन एनक्रोचमेंट नहीं रुक पा रहा है। लगातार एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है पहाड़ों पर भी और झीलों पर भी, ये रुकना चाहिए। साथ ही वहाँ जो मोटर बोट्स हैं वो डीजल और पेट्रोल की नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बोट होनी चाहिए, ताकि वहाँ जो हमारी प्रदूषण का स्तर है और उनको भी नुकसान नहीं पहुँचे जी। ये बहुत अनिवार्य है।
श्याम जी, उदयपुर में अवैध माइनिंग की अगर बात करें तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा रहा है, क्योंकि उदयपुर की बात करें तो उदयपुर मिनरल्स का एक बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पे उदयपुर में। तो आने वाली जो सरकारें हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी नज़र में अवैध माइनिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं उनकी? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ही रोकना चाहता है। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि राजनीतिक तौर पर और अलग तरीके से जो संरक्षक मिलता है उसे माइनिंग अवैध रूप से व्यापक पैमाने पर, क्योंकि पैसा बहुत मिलता है, इसलिए इसको रोक पाने के लिए देखिए वहाँ हल्दी घाटी का क्षेत्र या महाराणा प्रताप का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा वहाँ स्मारक बनाया है, सब कुछ किया है, ये सब चीज़ नहीं रोकेंगे तो हम वातावरण को शुद्ध कैसे रख पाएंगे? या पानी जिस प्रकार से जो झीलों में आता है, अगर वहाँ पर अवैध माइनिंग होती रहेगी तो सब चीज़ें ऐसी हो रही है कि आप देखिएगा वहाँ रात को दिन में जहाँ देखते हैं कि वहाँ पर अवैध माइनिंग करके लोग पहाड़ों को इस तरह से छलनी कर रहे हैं, या वहाँ के देखिए जो नदियों का रेत को, बजरी को जिस प्रकार अवैध माइनिंग हो रही है, उसको रोके जाने के लिए बहुत अत्यधिक ज़रूरत है। और उस पर जनप्रतिनिधियों को आगे आकर के उस पर करना चाहिए, क्योंकि वो उनका खुद का शहर है, उनका खुद का क्षेत्र है। अगर खुद का क्षेत्र बचेगा तो फिर हम उस क्षेत्र को विकसित कर पाने में सक्षम हो पाएंगे, सरकार नहीं कर पाएगी। वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों को साथ मिलकर के अगर रोकने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से एक सुनहरा वक्त आ सकता है, और आने की ज़रूरत भी है। जो जिस तरह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर आज प्रसिद्ध है, चाहे महाराणा प्रताप की बात करें या वेडिंग, देखिए वहाँ पर लोग शादी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आ रहे हैं। अब रोज़ाना देखिए फिल्मी हस्तियाँ शादी कहाँ करती हैं? उदयपुर कर रही हैं। तो इसलिए अगर वहाँ का सौंदर्य बनाए रखना है तो अवैध माइनिंग को रोकने की सबसे अधिक ज़रूरत है। अगर वो नहीं रुका तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा, एक दिन तबाह हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे? इसलिए जनप्रतिनिधि का दायित्व अधिक बनता है, जो चाहे भले पंचायत का जनप्रतिनिधि हो या विधानसभा का जनप्रतिनिधि हो या पार्लियामेंट का जनप्रतिनिधि हो, सबका सामूहिक रूप से अगर प्रयास होगा तो उदयपुर शहर को जिस प्रकार से हम बचाना चाहते हैं, संरक्षण रखना चाहते हैं, इसलिए वो जब भी रख सकते हैं जबकि आपसी समन्वय और एक प्लान बने। और उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि का दायित्व बन जाता है कि वो काम कराए। तो काम प्लानिंग करने का सिस्टम पार्लियामेंट का जो निर्वाचित व्यक्ति होगा वो छोटे मोटे काम नहीं करेगा, बड़े प्लान को लेकर आएगा, तो निश्चित रूप से उस पर प्लान होगा। और केंद्र सरकार की निगाहें अगर सही तरीके से होगी तो ये सब चीज़ रुक जाएगी और विकसित उदयपुर कैसे बनेगा, ये इस पर जरूरत है काम करने। श्याम जी कह रहे हैं, उसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि मेवाड़ टूरिस्ट सर्किट जो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्लान लेके आई है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं श्याम जी कि मेवाड़ टूरिस्ट सर्किट, टूरिज्म के सर्किट को लेकर के भी एक बड़ी योजना, बड़ा प्लान चल रहा है। इससे भी निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है और निश्चित तौर पर इससे भी टूरिज्म और बढ़ेगा। जी संदीप जी, पिछले अगर 2 चुनाव, लोकसभा चुनावों की बात करें तो वहाँ पे भाजपा का पलड़ा है वो निश्चित तौर पे भारी नज़र आया है, भाजपा जीती है यहाँ पे। इस बार के अगर चुनाव की बात करें तो क्या जो समीकरण है कुछ बदलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है कि जो तीसरी पार्टी है, जैसा आपने भी बताया कि भारत ट्राइबल पार्टी है और ऐसी कुछ छोटी मोटी क्षेत्रीय जो पार्टियाँ हैं, वो चुनाव में कुछ रोचक जो है वो देखने को मिलेगा इस बार? देखिए, चुनाव तो बड़ा रोमांचक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2 चुनाव लगातार वहाँ से अर्जुन लाल मीणा चुनाव जीते हैं जी, और दोनों बार वो बड़े लंबे मार्जिन से जीते। पिछला चुनाव तो उन्होंने 4 लाख से अधिक वोटों से जीता था, तो एक लंबा मार्जिन है जो कांग्रेस को कवर करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर हम वैसे बात करें तो ताराचंद मीणा बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत काम किया है, सब कुछ बात है, लेकिन जो मार्जिन है वो 4 लाख से अधिक का था और कांग्रेस का संगठन लचर हो गया है, कमजोरी हुआ है, मजबूत नहीं हुआ है। तो ये भी एक चुनौती ताराचंद के साथ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास ये प्लस पॉइंट है कि संगठन तो मजबूत हुआ ही है, उसके अलावा पार्टी मजबूत हुई है, केंद्र की कुछ योजनाएं उनकी हैं, तो उसका जब आप सारी चीज़ों को देखेंगे तो मुकाबला कांटे का है, रोमांचक है। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं कांग्रेस के साथ वो ज़्यादा हैं बनस्पत भारतीय जनता पार्टी की, और बाप अभी इस स्थिति में नहीं आई है कि वो निर्णायक भूमिका निभा सके, कोई मैजिक कर पाए, ऐसी स्थिति में नहीं आई है। लेकिन वो अपनी प्रेजेंस और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएगी, ये मैं आपको कह देता हूँ। ऐसा नहीं कि बाप की उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, बाप नगण्य नहीं रहेगी ट्राइबल पार्टी, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। एडवांटेजेस मन्नालाल रावत के पास ज़्यादा है ताराचंद जी के मुकाबले। कैंडिडेट अच्छे हो सकते हैं लेकिन एडवांटेज उनके पास ज़्यादा है। जी श्याम सुंदर जी, अगर उदयपुर सीट की बात करें तो यहाँ पे ट्राइबल एरिया जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा ट्राइबल एरिया है, तो
ट्राइब्स की बात करें अगर, तो ट्राइब्स जो हैं वो किस तरह से चुनाव में अपनी भागीदारी निभा पा रहे हैं, जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है मतदान देने के लिए, जो वो उनका आना जाना, किस तरह से सरकार उसमें प्रयास कर रही है? चुनाव आयोग ने व्यक्तियों को मतदान तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी की है, बात सही है। इस बार परिवर्तन है कि आप अगर मतदान नहीं दे पा रहे हो, दूर हो, विकलांग हो, तो आपको घर से मतदान की व्यवस्था भी इस बार है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है। देखिए कि मैं फिर प्रधानमंत्री की एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि उदयपुर को उन्होंने जिस सर्किट पर ला के खड़ा किया है और जिस तरह की विकसित करने की उनकी मंशा है कि उदयपुर को हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाएं, इसलिए G20 का आपने देखा होगा सम्मेलन भी हमने उदयपुर में करने का किया, या कोई अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि प्रधानमंत्री जी ने चला करके उदयपुर को स्थान चुना और वहाँ पर आकर के 2 दिन तक रहे। जिस प्रकार का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ होना चाहिए, जिस पार्टी की बात करने के बजाय ये कहना चाहिए कि वो चाहते हैं कि राजस्थान का, उदयपुर का जो आदिवासी क्षेत्र है वो विकसित कैसे हो, उनको उनके जो पुराने पारंपरिक काम धंधे हैं वो कैसे विकसित किया जाए या स्टार्टअप कैसे शुरू किए जाए, इस पे काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन देखिए जो जनप्रतिनिधि चुन के आएगा, देखिए ये बात सही है जिस प्रकार से कहा कि मन्नाराम रावत निश्चित तौर पर, क्योंकि 30% जो उनका प्रत्याशी पहली बार 30% से जीता था, 4 लाख से अधिक वोटों से अगर जो पार्टी जीतती है, और निश्चित रूप से हर पार्टी अपनी वर्चस्व बनाने का प्रयास करती है, लेकिन जिस प्रकार का कामकाज हो रहा है, जो कुछ देखने को मिल रहा है, जब आपके जनप्रतिनिधि लोकल स्तर पर विधायक अधिक जीत के आए तो आपको इस साइड। और देखिए एक बड़ी बात यह है कि भाजपा ने मेवाड़ क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित करके भेजा। जब गुलाबचंद कटारिया चले गए तो वहाँ बड़े नेता को बनाने का प्रयास किया, तो और अंतर्राष्ट्रीय अभी हवाई अड्डा बनाने की बात हो रही है, वहाँ बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की बात हो रही है। तो जब विकसित चीज़ों को करोगे तो ही तो लोगों को रोज़गार मिल पाएगा। लेकिन आदिवासी को उसके क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से कैसे जोड़ा जाए, उनको और उनको किस प्रकार से उनको पारंपरिक उनकी खेती कैसे विकसित की जाए, या उनके क्षेत्रों में जो कुछ उत्पादित होता है, जैसे देखिएगा कि वनवासी जो उत्पादित माल होता है उसकी मंडी नहीं मिल पाती, उसको मंडी दे करके कैसे विकास किया जाए, उसको पट्टे कैसे दिए जाए, ये सब चीज़ें उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अगर केंद्र सरकार के माध्यम से अगर यहाँ का सांसद कर पाएगा। और देखिए सांसद उस क्षेत्र का है, दोनों ही पार्टियों ने, एक को कलेक्टर को खड़ा किया, एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को खड़ा किया है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की व्यवस्थाओं में वो घुल मिल करके वहाँ का व्यक्ति जाएगा। इससे पहले तो देखिए सामान्य व्यक्ति जाता था तो वो अपने तौर तरीके से करता था, लेकिन अगर आदिवासी ही जीत के जाएगा तो वो अपने क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में मददगार भी होगा। और वो केंद्र से आई हुई योजनाओं का, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कांग्रेस सरकार ने टीएडी क्षेत्र तो बना दिया, आरक्षण भी कर दिया, लेकिन भर्ती नहीं की। जब अगर वहाँ के लोगों को भर्ती नहीं करोगे तो बाहर के लोग आएंगे तो वो रहते नहीं हैं। इस प्रकार से वहाँ के विकास की दृष्टि से जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार ने अगर ये सब कुछ होगा कि वहाँ के डॉक्टर विशेष रूप से वहीं के हों, नर्सिंग स्टाफ वहीं का हो या टीचर वहीं के हों, तो वो रह करके अपने बच्चों का वहाँ का विकास की दृष्टि से तेज़ी से भी हो पाएगा। ये चीज़ ज़रूरी है और उसको करने की बहुत दिन से मांग उठती आ रही है। आदिवासी कहता है कि हमारे यहाँ अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, रात को बेचारा जाता है, कहाँ क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए जो पार्लियामेंट का मेंबर है, निश्चित रूप से उसके पास 5 करोड़ रुपया होता है, वो वहाँ के क्षेत्रों पर कैसे विकास करे। क्योंकि देखिए कि शहरी क्षेत्र का तो विकास हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे, और प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ नीचे के व्यक्ति को, जो कि उसका कोई नहीं है, उस तक कैसे पहुँचे, इस पर काम करने की ज़रूरत है। जी। संदीप जी, श्याम सुंदर जी, आप स्टूडियो में आए और स्टूडियो में आके आपने उदयपुर लोकसभा सीट को लेकर जो इस तरह की सियासी समीकरण क्या रहेंगे, क्या स्थितियां रहेंगी, आम लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, इसको लेकर आके आपने स्टूडियो में चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।